कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन जीते जगजीत। किसी ने किसी का मन जीत लिया ना, तो वो सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति हो जाता है आपका जीवन में। एक छोटे से बच्चे की हरकतें हमें सबसे ज्यादा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो हमारा मन जो है वो खुश करता है। उसकी जो क्रियाकलाप है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत खुश करता है, वो हमारे मन को शांति देता है। तो आप सोच रहे होंगे आज मैम ने आते ही क्या ये कहानियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो थंबनेल और डिस्क्रिप्शन आपको टाइटल से पता लग गया होगा, आज की वीडियो जो है वो चंद्रमा के योगों पे है। ये वीडियो जो है, अगर इसके बाद भी अगर आपका जो मन है वो शांत नहीं हुआ, तो ये वीडियो का कोई फायदा है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भ्रम में जी रहे हैं कि मेरा केमद्रुम योग है, मेरा अमावस्या योग है, या सो कॉल्ड जो 5 तरह के योग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अगर आज तक उसके लिए आप परेशान हो, उसकी उपाय की भी बात करेंगे एंड में। और इसको हम लोग, ये आपका दोष है भी कुंडली में या नहीं है, और ये कटता कैसे है, क्या शर्तें हैं, पूरा वीडियो तसल्ली से कंप्लीट देखिए, उसके बाद हम जो है उपायों पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। जो पहली बार देख रहे हैं, मैं एस्ट्रो रजनी हमेशा सिंप्लीफाई करके ज्योतिष की कुछ चीजें आपके सामने लाकर रखती हूँ। आप में से जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष की किसी भी तरह से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे कि आप जानते हो, चंद्रमा के 5 योगों की बात करनी है मैंने इस वीडियो में। और ये हमारे पराशरी ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है कि जिसमें योगा को बहुत अच्छे से जो है वो रेक्टिफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ये आज की वीडियो जो है मैं अपनी क्लास के साथ ही करना चाहती थी। स्टूडेंट जो कि आज ऑलरेडी क्लास जो है वो चल रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, उसी का ये क्लास है, लेकिन ये वीडियो के फॉर्म में मेरे को बनाकर यूट्यूब पर डालना था। तो मैंने कहा चलो, और लोग भी इससे बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, और बहुत सारी चीजों में वो चल रहे हैं तो उससे निकल पाएंगे। सबसे पहला जो योग देखेंगे, चंद्रमा से पहला योग जो हम जानेंगे वो है केम ध्रुव योग। बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने इसके बारे में। लगता कैसे है, इसको देखा कैसे जाए कि आपके चार्ट में केमद्रुम योग है भी कि नहीं है। आपके कुंडली में जब भी चंद्रमा, उसके अगले या पिछले घर में कोई प्लैनेट नहीं होता, तो ध्यान से सुन लीजिए, जब भी चंद्रमा और चंद्रमा के अगले या पिछले भाव में कोई भी प्लैनेट ना हो, तो हम इसको केमद्रुम योग कहते हैं। यानी चंद्रमा एक तरह से अकेला पड़ गया कहीं पे। तो चंद्रमा को चंद्र ना बोलकर आप अपना मन बोलिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां आपका मन है। आप वहां अकेले खड़े हो, ना तो आपके पीछे कोई है, ना ही आपके आगे कोई है। तो मन क्या हुआ? अकेला हुआ। मन क्या हो गया? अकेलापन फील कर रहा है। चंद्रमा जो है वो, ये जो योग मैंने आपको बताया है सिंपल सा योग है, लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। और ये कटेगा कैसे, उस पर भी बात करेंगे। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत जो है वो डेंजरस होता है, बहुत तकलीफ दे हो जाता है, बिकॉज कि चंद्रमा अपने आप में मन का, माँ का और आपके घर की शांति का कारक है, आपके मनोबल का कारक। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर आपका किसी भी तरह से किसी भी भाव में अकेला पड़ा है, ना तो उसके पिछले भाव में कोई प्लैनेट है, ना तो अगले में प्लैनेट है, देन इस समय पर क्या किया जाए? ऐसे में आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा या अकेलापन जो है वो दुनिया में रह के भी अपने आप को अकेला जो है वो फील करते हैं। दो इसमें एक्सेप्शंस है कि कब ये योग नहीं आपको कंसीडर करना है, किन 2 प्लैनेट्स के साथ आपको ये योग कटेगा नहीं। वो 2 प्लैनेट है सूर्य और राहु और केतु। ये 3 प्लैनेट जब भी सूर्य के चंद्रमा के साथ होंगे, चंद्रमा के अगले भाव में होंगे, चंद्रमा के पिछले भाव में होंगे, तो भी ये योग जो है कटेगा नहीं, तब भी केंद्र योग जो है वो माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि चंद्रमा के अगले पिछले भाव में अगर राहु केतु है या सूर्य है, तो फिर भी ये योग जो है वो काम करेगा, उतनी ही इंटेंसिटी से करेगा। इसके अलावा अगर कोई और प्लैनेट चंद्रमा के अगले या पिछले भाव में आपको मिल जाए, देन इसका जो इसको हम भंग मानेंगे, यानी कि ये जो केंद्रुम योग है ये भंग हो गया। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा के केंद्र में, केंद्र किसको बोलते हैं, 1 4 7 10 में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो वो आपके केंद्र के प्लैनेट कहे जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर चंद्रमा के चौथे, सातवें, 10वें भाव में, चंद्रमा से चौथे, सातवें या 10वें भाव में
प्लैनेट बैठे हुए हैं कोई भी, तो ये आपका योग भंग होगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि सिर्फ इतना सा सुन के कि चंद्रमा के आगे पीछे प्लैनेट नहीं है तो केंद्रम हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको इसकी काट भी बता रही हूँ कि वो कैसे। एक और आपको बात बता दूं कि लगभग 90 to 95% ये जो योग है ना, ये भंग हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। या तो चौथे में मिल जाता है, सातवें में मिल जाता है, या फिर नेक्स्ट या पिछले भाव में प्लैनेट मिल ही जाते हैं। बहुत रेयर कुंडलियां होती है, 5 से 10% जिनमें ये योग आपको मिलेगा, और उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत कमजोर मिलेगी। तीसरी चीज, खराब बहुत ज्यादा कब होगा, जब ये 6, 8 और 12 हाउसेज में बनेगा। मान लीजिए कि 6 हाउस में आपके चंद्रमा बैठा हुआ, 8वें घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, और ना तो एक उसके नेक्स्ट फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है, ना 11th में कोई प्लैनेट है, और चौथे, 7वें, 10वें में भी कोई प्लैनेट नहीं, तो ये मानकर चलिए कि ये योग आपको बहुत बहुत पीड़ा देने वाला है। तो ध्यान से इसको नोट करना है आपने, और फिर देखना है कुंडली में क्या ऐसा है, किसी के अगर है चार्ट। अब इसके बाद ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार केमद्रुम योग आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके और छठे, 8वें, 12वें घर के प्लैनेट के नक्षत्र भी अगर इस चंद्रमा के साथ मिल गए, तो भी ये जो योग है ये काफी भारी पड़ता है। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन क्या है चंद्रमा के लिए, है कि केमद्रुम योग जो है वो काम कैसे करता है। इसके साथ साथ अगला योग बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पितृदोष, चंद्रमा से बनने वाला पितृदोष। तो वो बनता है दो प्लैनेट से, एक है राहु और दूसरा है केतु। जब भी आपके चार्ट में चंद्र राहु, चंद्र केतु होता है, तो एक तरह का आपकी लाइफ में क्या बना, पितृदोष बना। प्रॉपर्टी, माँ, मानसिक शांति, अपने ही घर की औरतें, अपने ही घर की प्रॉपर्टी, या अपने ही घर के सुख जो है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा के साथ मिलेंगे। पितृदोष जो है वो उस स्थिति में और ज्यादा गंभीर माना जाएगा जब ये छठे, 8वें या 12वें घर में बन गया, तो ये और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे तीसरा रूल आप लिखेंगे कि जब चंद्रमा और राहु दोनों ही छठे, 8वें या 12वें घर के प्लैनेट्स के नक्षत्रों के बीच में बैठ गए, या इनके नक्षत्र वो बन गए प्लैनेट, तो भी ये और ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। वेट करिए, मैं एंड में बहुत अच्छे से आपको रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। सो थोड़ा ध्यान से समझिए, और यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 500 लाइक तो इस पे आना चाहिए। बहुत अच्छी चीज आपको दे रही हूँ, और इतनी क्लैरिटी से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी तक नहीं मिला है कोई वीडियो। आज तक मैंने पढ़ाई की है, लेकिन आज जो वीडियो आपको दे रही हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल, छोटी सी डिस्क्रिप्शन में, और सारी उम्र इसको आजमाइए। जो भी एस्ट्रोलॉजर है, इसको अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम करिए। अगर आपके चार्ट में है तो इसका इलाज करिए पहले, फिर आप आगे बढ़िए। नहीं तो ये योग जो 5 आज बात करने वाली हूं मैं, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको, कभी आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं देंगे। तो हम लोग पितृदोष की बात कर रहे थे कि जब चंद्रमा राहु हो तो माँ को कई बार पैरालाइज देखा जाता है, माँ की मानसिक स्थिति खराब देखी जाती है, यानी कि जैसे भूलने की बीमारी, एल्जाइमर्स, या फिर पागलपंती के, जैसे कई बार कहते हैं ना कि डिप्रेशन मोड इतना ज्यादा हो जाता है कि डिप्रेशन की दवाइयां खा रही है मदर। इवन मैंने यहां तक देखा है कि मदर जो होती है वो इतनी ज्यादा बोलने वाली होती, बहुत ज्यादा बात करने वाली होती, एक बात को 4 बार रिपीट करने वाली होती है जब ये पितृदोष दिखेगा। अब ये जो पितृदोष, जैसे मैंने आपको बोला कि राहु केतु अपने आप में चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव माने जाते हैं, और ये चंद्रमा के साथ ही रहते हैं हमेशा, आपकी कुंडली में है, तो ये मानकर चलिए कि वो जो नोड्स है उसकी, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को दूषित कर रही है। और ये आपके किस भाव में है, अगर ये 6, 8, 12 के जो प्लैनेट हैं, अगर उनके नक्षत्रों में है तो भी ये पीड़ा देंगे। अगर चंद्रमा और राहु दोनों ही एक सेम नक्षत्र में हुए तो भी ये पीड़ा देंगे। चंद्रमा यानी कि खुद राहु के नक्षत्र में हो, और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, या दोनों ही राहु के नक्षत्र में हो, तो इस तरीके से आपको देखना। तो ये आपको क्या करेगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा। किस लिए, आपकी प्रॉपर्टी में चीटिंग हो सकती है, आपको दिखाया कुछ और जाएगा लेकिन आपको बेचा कुछ और जाएगा। आपके पैसे जो है, आपके फ्लक्चुएशन बहुत होगी, स्टेबिलिटी कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगी आपको। इसके साथ साथ तीसरे योग की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं विष योग, जो बनता है शनि और चंद्रमा से।
शनि अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो ब्लैक, जो कहते हैं ना डार्कनेस का प्लैनेट है, और बहुत मेहनत का प्लैनेट है। जब भी शनि और चंद्रमा देखा जाता है, तो मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि माता का जीवन जो है वो मजदूरों जैसा निकला है, गरीबी में निकला है, बहुत हार्डशिप में निकला है, चाहे वो किसी अमीर फैमिली से हो चाहे वो नॉर्मल फैमिली से हो, बट हार्डशिप्स उसकी लाइफ का एक मेजर जो है वो हिस्सा रहता है। ऐसे में एक कंडीशन और ध्यान रखिए कि जब आपकी कुंडली में मांगलिक भी हो और साथ में ऐसे दोष भी हों, ठीक है, जो 5 दोष मैं आपको बता रही हूँ, ये भी हो और मांगलिक भी हो, तो आप ये मानकर चलिए कि जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये जो शाप जिसको हम बोलते हैं, विष योग जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरह का क्या है ना, श्राप है एक तरह। जब भी चंद्रमा के साथ कोई भी दोष बनता है मेलेफिक्स के साथ, तो ये भी एक तरह का श्राप गिना जाता है। आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों में स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना कि बहुत क्रूरता दिखाई गई है उनको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी गई हैं लाइफ। तो दूसरा, जैसे ही आपका शनि और चंद्रमा आपके चार्ट में है और ये 6 8 12 में बना, तो ये बहुत गंभीर जो है वो परिणाम देता है आपकी जिंदगी में। नक्षत्र जरूर देखिए कि शनि और चंद्रमा अगर 6 8 12 में बैठे प्लैनेट्स के नक्षत्र में है, तो ये अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं तकलीफ तो बहुत ज्यादा देने वाले हैं। साथ के साथ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसे योग अपने चार्ट में दिखें, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सीधा लोग क्या करते हैं ना, इसकी इलाज सोचते हैं कि एक बार रेमेडी कर दी तो वो ठीक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपके चार्ट में कोई श्राप होते हैं, सूर्य से बने, चंद्रमा से बने, अच्छा यहाँ पे नीचे जरूर लिखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सूर्य के साथ बनने वाले योग भी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं वो मैं बताऊं, तो नीचे कमेंट में भरेंगे, आप लिखेंगे, तब मैं आपको चीजें जो है और इसके नेक्स्ट जो वीडियो में जरूर दे दूंगी। दूसरा, अगर आप ये देखते हैं कि विष योग जो है वो क्या करता है, विष योग नाम से जाहिर है, विष जहर घोलेगा आपकी जिंदगी में, ऐसे इन्फेक्शंस देगा, ऐसे बीमारियां देगा जिसका इलाज शायद आपको ना मिले, जिसका इलाज शायद 5 7 साल, या फिर मैं कहूं कि ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है इस जीवन में। ये आपकी मदर को भी हो सकते हैं, ये आपको भी कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा में मिलेगी। जब भी हम गोचर देखते हैं ना, जब आपका बचपन होता है, तो हो सकता है ये जो योग है आपकी माता पे भारी पड़े, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, गोचर चेंज होते हैं, दशाएं चेंज होती है, तो हो सकता है कि फिर ये आपके ऊपर चीज जो है वो हावी हो। विष योग जो है वो इंसान को पागलों तक जैसे हरकतें होती है ना, जैसे हर किसी से अपना दुख जाहिर करना, हर किसी के पास अपना दुख रोना, हर किसी से कोई सिंपथी गेन करना, किसी तरीके से कोई मुझे जो है हल दे दे, ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं जब चंद्रमा दोष में आता है ना किसी भी तरीके की, तो ऐसे इंसान ऐसे रास्ते जो है वो ढूंढते हैं जहां उन्हें जो है वो भटकाव मिलता है, गलत लोग मिलते हैं और उनका पैसा हड़प लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो किसी के पास गए, उन्होंने बोला कि आप भाई ये 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, आपका ये हम पूजा करा देंगे और आपका ये समस्या हल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आप ये भूल जाइए। आपके चार्ट में इतना बड़ा दोष आया है, तो उसका इलाज आपको सालों साल नहीं बल्कि पूरी उम्र करना पड़ेगा। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते हो कि उसका कोई शॉर्टकट मिल जाए और एस्ट्रोलॉजर आपको रिलीफ दे दे, और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ रिलीफ मिलता है, बट माई डियर व्यूअर्स, दिस इज ओनली ओनली टेम्परेरी। वो 6 महीने साल के बाद वो परेशानी आपकी फिर बनेगी। आपको रिपीटेडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके इसको रिपीट पूरी लाइफ के लिए क्या करना है वो आपको जानना चाहिए, अगर किसी के चार्ट में ऐसा है। इसके बाद चौथा जो योग है वो है अमावस्या का योग। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चंद्रमा किन तिथियों में अच्छा होता है, फिर मैं आपको अमावस्या का योग जो है वो कैसे काम करता है और क्यों यहाँ पे चंद्रमा इतना कमजोर जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से, इसको आप नोट कर सकते हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी से आपको कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वो बल होता है, उसमें उसमें बल होता है, और वो चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होता है। लेकिन उसके बाद जो चंद्रमा बाकी तिथियों के होते हैं वो कमजोर चंद्रमा होते हैं। वो कमजोर चंद्रमा इसलिए होते हैं
क्योंकि वो सूर्य के बिल्कुल पास होता है उस समय चंद्रमा। और जितने दिन वो जिस जिस समय महीने के वो चंद्रमा के पास हो, सूर्य के पास होते हैं, चंद्रमा की नहीं चलती वहां पे। जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े वॉल्केनो के सामने खड़े हो, और आप एक नन्ही सी क्या हो, आप एक नन्ही सी कैंडल हो। तो क्या आपको लगता है वॉल्केनो के सामने कैंडल जो है वो क्या होगी? पिघल जाएगी। उस कैंडल का तो नामो निशान नहीं रहेगा। और हो सकता है वो कैंडल जलाई ही उस वॉल्केनो से हुई और उसी में वो पिघल जाए। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अमावस्या योग क्या करता है? इंसान को ना भ्रमित करता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग ना माँ के साथ इन लोगों की बनती नहीं है ज्यादा। ये माँ से बहुत दूरी बना लेते हैं। इनको ज्यादा जो है, अगर मैं कहूँ तो फिर माँ के साथ कभी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। अपनी मदर की ही बातें इनको सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। अपना घर ही जो है वो इनको सबसे बुरा लगेगा। इनको कोई भी इंसान कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो ये उल्टा उसी पे ब्लेम कर देंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं, कि जब भी चंद्रमा के दोष आप देखेंगे तो आप देखिए ऐसे इंसानों के ऊपर ब्लेम बहुत ज्यादा लगते हैं, बिकॉज चंद्रमा अपने आप में ही ब्लेम का प्लैनेट है। चंद्रमा लस्ट का, पानी का प्लैनेट, वाटर का प्लैनेट है। आप देखिए ना, पानी में एक ड्रॉप भी अगर आप किसी ऐसे केमिकल की या कलर की डाल दीजिए, उसका कलर उसी समय वो वेस्ट हो जाता है, ना तो पीने के लायक रहेगा ना वो कहीं पर डालने के लायक रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको चंद्रमा को हमेशा सबसे पहले जो है वो बचाना चाहिए। और अमावस्या योग में क्या होता है कि मैंने जैसे आपको डिग्रीज बताई हैं, सॉरी जैसे मैंने तिथियां बताई हैं। अमावस्या जब तब कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं। पूर्णिमा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के 180 पे चले जाते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों अच्छा माना जाता है? बिकॉज कि उस समय चंद्रमा जो है वो अपनी पूरी लाइट में होता है। ठीक है। और जैसे जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तरफ जाने लगता है तो अगले 5 दिन तक उसमें काफी रोशनी होती है। छठी तिथि से वो कमजोर होने लगता है और वो सूर्य के पास जाने लगता है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो आप समझिए। दूसरा क्या होता है कि जब भी चंद्रमा और सूर्य होता है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं घर गृहस्थी में बहुत तकलीफें आती है, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। ये लोग इस लायक नहीं होते कि किसी की बात को एक बार में समझ जाए। बहुत ज्यादा पीड़ित कब होगा? जब ये आपका अमावस्या का योग कहाँ पे बना? 6, 8 और 12 हाउसेस। अच्छा, यहाँ पे 12 हाउसेस को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अमावस्या मैंने जैसे बोला कि किसी भी ग्रह से चौथा भाव जो है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता ही है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 और 8 को ले लीजिए कि छठे घर में और 8वें घर में बनेगा अगर अमावस्या का योग, तो ये काफी पीड़ादायक जो है वो रहेगा। छठे 8वें के लॉर्ड के साथ भी बैठ गया तो भी पीड़ादायक रहेगा। छठे 8वें में बैठे हुए जो प्लैनेट है अगर उनके नक्षत्रों में बैठ गया तो भी ये होगा। अगर ये चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे के सेम नक्षत्रों में बैठे तो भी ये बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। तो ये इंटेंसिटी है उस प्लैनेट, उस योग की इंटेंसिटी है। सिर्फ ये देखकर मत देखिए कि भाई ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं तो क्या कहते हैं कि ये योग हो गया, और अमावस्या का तो ये नहीं। वो कमजोर होता है या वो स्ट्रांग है या वो मारक है, वो किस तरीके का है वो देखना पड़ेगा। जो जो भी योग मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें मार्ग योग वो है जो 6, 8 और 12 में कहीं ना कहीं बनेंगे, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ अगर बैठ गए या उनके नक्षत्रों में बैठ गए। सिंपल सी चीजें हैं, 4 ही थंब रूल है सब में, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से देख सकते हो। नींद जो है वो इनको नहीं आती है। जब भी चंद्रमा के योग होते हैं ना तो नींद नहीं आती है ऐसे लोगों को, नींद की बीमारी होती है। नींद की गोलियां खा के, डिप्रेशन की जो दवाइयां खा के कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी जिंदगी जो है वो निकालनी पड़ती है। पांचवा योग जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं शाकट योग, ये भी चंद्रमा और गुरु से बनता है। चंद्रमा और गुरु से कैसे बनेगा? जब चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हुआ है और ये चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं, चंद्रमा से जो गुरु है वो 6, 8 या फिर 12 में बन जाए। एक तो ये मैंने कंडीशन देखी है कि अगर ऐसा योग होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि गुरु और चंद्रमा अगर अपने से एंटी या फिर जिसको कहते हैं ना कि शत्रु भावों में बैठ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। शाकट योग में क्या होता है कि जब गुरु
और चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन पर वो बैठ जाए, इसको हम लाल किताब में टक्कर भी बोलते हैं। तो टक्कर की पोजीशन में बैठ गए ना, तो ना तो पिता से बनेगी, ना आपको पढ़ाई का जो है वो सुख मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी है। जितने ज्यादा चंद्रमा के योग होंगे खराब, उतनी पढ़ाई आपकी, आपका बचपना, आपके खाना, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सुख आराम सब कुछ व्यर्थ, और सब कुछ आपको बहुत ज्यादा वो दूषित मिलेगा। अब ये जब गुरु और शाकट योग में क्या होता है कि जब चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन पर बने बैठेंगे, तो ये मित्र होने के बावजूद भी ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे की जड़ें जो है वो काटने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि ये योग जो है आपको कब और किस समय सबसे ज्यादा परेशान करेगा। सबसे ज्यादा परेशान करेगा जब मान लीजिए आपके चार्ट में शनि और चंद्रमा है, राहु और चंद्रमा है, राहु केतु और चंद्रमा है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा है, या इसके साथ साथ जो गुरु और चंद्रमा है ये 6-8 की पोजीशन पर बैठे है ना, 5 योगों की बात की हमने। अब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको रिजल्ट उस समय देगा जब जब आपके नेटल चार्ट के ऊपर गोचर करते हुए फिर से ये प्लैनेट के ऊपर प्लैनेट जो है वो गोचर करेंगे। जैसे मैं कहूं तो अगर आपके 6-8 की पोजीशन पर शाकट योग बना हुआ है, चंद्रमा से जो गुरु है वो कहाँ बैठा हुआ है, छठे में या आठवें में बैठा है, तो ये मानकर चलिए कि जब गोचर का चंद्रमा कम से कम एक बार महीने में, कम से कम एक बार, ये 2 बार भी हो सकता है, कम से कम 1 से 2 बार जो आपके नेटल के गुरु से क्या बनाएगा, 6-8 की पोजीशन बनाएगा उस समय पर, या फिर मैं कहूं अमावस्या का योग आपका किसी भाव में है, ठीक है, किसी भाव में, उस भाव में जब दोबारा से कभी ये अमावस्या योग बनेगा उस समय पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। साथ के साथ ये चीज का ध्यान रखिए कि आपके ये जो योगास हैं जो मैंने 5 बताए हैं, सबसे पहले क्या बताया है आपको, केमद्रुम बोला है, फिर पितृदोष बोला है, ठीक है, शाकड़ योग, अमावस्या योग, और जो चौथ 5वां योग। तो हम अब आप यहाँ पे ये समझिए कि ये किस भाव में है, ये किस भाव में है, और ये किस जो है वो इंटेंसिटी का है, वो आपको मैंने सारी शर्तें जो 4 हैं वो सभी पे लगभग 90% सेम काम करती हैं। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो, चाहो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट है। तो आप सिर्फ इसको समझिए कि ये कितना गंभीर है। अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो इसके अलावा अगर किसी भी और पोजीशन में आपके चार्ट में ये योगास बने हो तो वो पावरफुल काम नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ सबसे ज्यादा जो मैंने शर्तें बताई है उनमें आप देखिए। अब आ जाइए उपाय की बात करेंगे। उपाय में ना सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्रबल जो है वो मारक योगास बने हुए हैं, या खाली मारक योगास है, या फिर मैं कहूंगी कि नॉर्मल ही है आपके चार्ट में। जब ये नॉर्मल होंगे ना तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल भगवान शिव की पूजा भी करेंगे तो ये आपके काम करेगा। अगर ये प्रबल मारक है तो उस समय पर ना ये ध्यान रखिए कि उस समय आपको केमद्रुम योग के समय पर आपको स्पेशली अपने वेट के बराबर जो है चावल जो है किसी धार्मिक जगह पर जरूर देने चाहिए। साथ के साथ आपको चंद्रमा का जो जाप होता है 48,000 वो कराने चाहिए या खुद करने चाहिए। यही एकमात्र पक्का उपाय है। और जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे आपकी कुंडली का कोई और प्लैनेट अच्छे से काम कर नहीं पाएगा, बिकॉज मन ही खुश नहीं है ना। मैंने जैसे बोला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत। तो मन को तो पहले जीतना पड़ेगा ना, मन को तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना। अब मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी आप कहो कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा देखने को, क्या सीखोगे। जितने लोग कहते हैं मैंने सीखा बहुत कुछ है, कर नहीं पाते, प्लीज अपने योगा चेक करिए। मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी करने से पहले अपने चार्ट को रेक्टिफाई करिए भाई, चेक करिए क्यों नहीं, क्या अड़चन है। जिनका मनोबल स्ट्रांग होता है ना वही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा। आगे आ जाइए, केमद्रुम के बाद अगला जो पितृ दोष का उपाय होता है उसमें आपको जो भी प्लैनेट राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा है, इनके दोनों के ही, चंद्रमा के और राहु के, चंद्रमा के और केतु के, जो भी चंद्रमा के साथ बैठ के पितृ दोष बना रहा है, इन दोनों के जाप होने चाहिए। जैसे 48,000 लगभग जो होते हैं चंद्रमा के होते हैं, और राहु के जो है वो 80,000 होते हैं। ये इसलिए ज्यादा बोला जा रहा है क्योंकि आपको वो दोष कम करना है परमानेंटली, और ये दो दोष इतनी आसानी से कम नहीं होता, ठीक है।
तीसरा जो है वो आपका है विष योग। तो विष योग में क्या करना है आपको कि चंद्रमा और शनि दोनों के जाप करने पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे किसी जो ऑथेंटिक पंडित जी से करवा लीजिए। और साथ के साथ आपको शनि का जो है वो दान करना है। अब यहाँ पे शनि का दान नहीं करना है, पितृदोष में आपको शनि का कोई दान आपको राहु का दान कर सकते हो। जाप जाप जो जो पितृदोष होते हैं ना उसमें जाप होते हैं ज्यादातर, उसमें दान जो है वो बाद में किया जाता है। दान नहीं भी करेंगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन जाप जरूर कराना पड़ेगा आपको। आपको चंद्रमा को जो है वो उज्ज्वलित करना पड़ेगा और शांति जो है वो राहु और केतु की करवानी पड़ेगी, तब ये जीवन में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो पितृदोष में चंद्रमा और विष योग में सॉरी चंद्रमा और शनि दोनों के क्या करवाने पड़ेंगे, जाप और शनि का दान करेंगे। शाकट योग में आपको इस समय पर चंद्रमा और गुरु दोनों के जाप और गुरु का ही जो है वो गुरुद्वारे या मंदिर में गुरु की चीजों का दान जो है वो करना चाहिए। नीच अगर आपके चार्ट में नीच का चंद्रमा है, एक योग ये भी तो होता है ना कि नीच के चंद्रमा भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि तकलीफ देते हैं। लेकिन उसके लिए भी ना आप ये ध्यान रखिए कि ये नीच का जो चंद्रमा है, अगर आपका 8वीं राशि में है और 8वें भाव में है, ठीक है, अगर वो चंद्रमा कहीं से अपने मित्र प्लैनेट के साथ मिल रहा है नीच का, लेकिन वो नीचता नहीं करेगा आपके साथ, वो आपकी मानसिक स्थिति खराब नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तीसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी जप और दान, जब भी कोई नीच प्लैनेट को ठीक किया जाता है तो वो दोनों से ठीक किया जाता है, जप से भी और दान से भी। जो वैदिक परंपरा है वो हमारी जाप, मंत्र और दान, ये तीनों चीजों पर, जाप, तप और दान, ये तीनों चीजें जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बदलाव लाती हैं। हर मंत्र की एक अलग फ्रिक्वेंसी है, एक अलग वाइब्रेशन है। जैसे आप ओम बोलते हैं तो वो हमारे कितने चक्रास को टच करता है। हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम जो मंत्र बोलते हैं वो कितने चक्रास को आपके टच करता है। ओम बोलते हो तो वो कितने आपके चक्रास को टच करता है। ये जो आपके चक्रास जो वाइब्रेशन जाती है मंत्र जाप करते हुए, असल में वो आपकी रेमेडी है। तो कोशिश करिए, साल लग जाए 6 महीने लग जाए, डट के एक समय पर खुद से करिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे करिए, एक पर्टिकुलर जगह पे करिए। मुझे नहीं लगता आपकी तकलीफें जो है वो रुकेंगी आपकी जिंदगी में, सब भाग जाएंगे। साथ के साथ आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये जो हमारा जीवन है ना ये इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो हम जन्म ही ना लेते, हमें मुक्ति मिल चुकी होती। हम वाकई बहुत पाप करके आए हैं, तभी हमें इस योनि में फिर से दोबारा से कई चीजें जो है वो रिवाइव करनी पड़ रही हैं। आप बहुत भाग्यशाली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी ही चीजें लोगों को भी मिले तो ये शेयर जरूर करिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। ऐसा कोई तूफान नहीं आ गया है कि डिप्रेशन में जाना पड़े। अगर आज कुछ चीजें कम है तो ये कहीं पे नहीं लिखा कि कल वो चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी। और ये भी है कि कोई चीज अगर आज ज्यादा है तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि वो कल कम, कल भी वो ज्यादा मिलेगी, कम भी हो सकती है। ये साइकिल ऑफ कर्मा है आपका। तो जैसे अभी पिछले वेबिनार में मैंने बोला कि जो करेंगे वो भरेंगे, सिंपल सी तो बात भगवान कृष्ण ने बोल दी ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जैसा कर्म करोगे मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं देख लूंगा। आप अपने कर्म के अधिकारी खुद क्यों बन जाते हो फलों के। जाप कराया मैंने, इतना कराया, उसका फल नहीं मिला, कुछ कमी रह गई होगी, फिर से करा दीजिए, फिर से कराइए। जब तक आपकी पीड़ा खत्म नहीं होती इसका मतलब आपका अभी वो काम अभी कंप्लीट से सही से नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं मैंने 4 बार पूजा कराई, 6 बार पूजा कराई, इतनी बार कुछ नहीं होता, 1 से 2 बार, 4, 6 कुछ नहीं होता जिंदगी में। सदियों पुराना डीएनए है हमारा, सदियों पुराना खून जो है उसमें हमारे लीनियज चली आ रही है। करोड़ों, लाखों, पता नहीं कितने सौ जन्मों के बाद अभी भी जिंदा है हम लोग, फिर से दोबारा किसी जन्म में जाने वाले। तो आपको क्या लगता है 4 बार ही पूजा करने से कुछ हो जाएगा। ये जो आप जब तक हवन करवाते हो, कहीं ना कहीं ब्राह्मण के घर में उनका अन्न जाता है। आप ये सोचकर मत करिए कि मुझे उसने ज्यादा पैसे बोल दिए, आपकी नहीं उनके साथ बन रही है, आप नहीं उनसे ज्यादा कुछ कराना चाहते, मुझे ऐसा लगता है तो आप किसी और से बात कर लो। लेकिन किसी ब्राह्मण को ऐसे अपशब्द मत बोलिए कि वो ज्यादा पैसे लेता है, वो कम पैसे लेता है। तो फिर आपने आपने तो व्यापार करना है, तो फिर आपकी रेमेडी कहाँ से लगेगी, वो तो व्यापार हो गया ना।
तो सारा का सारा जो उपाय हैं, चाहे वो लाल किताब के हैं, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं, वो सारे ही सारे एक ही चीज पे काम करते हैं, दैट इज बिलीफ सिस्टम। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले तो अपना मन जीतिए, उसको साफ करिए, और ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक आपके चंद्रमा के दोष जो है वो खत्म नहीं होते। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अच्छा लगा है तो बहुत सारे लाइक्स तो बनते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी का लिंक है, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री अपकमिंग आने वाले हैं इस महीने में बहुत सारे, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच वंस।